हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर दिनेश कुमार आप सभी लोगों का फिजिक्स हाईवे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही नोटिफिकेशन का बेल आइकन प्रेस कर लें जिससे इसी तरह के वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें जिससे और लोग भी इससे लाभ ले सकें। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बीएससी फिजिक्स 5th सेमेस्टर के स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो कि PHY 301 का सेकेंड पार्ट से पार्ट्स बी की फर्स्ट यूनिट मैक्रोस्टेट एंड माइक्रोस्टेट से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कस किया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स एस्टेब्लिशेस रिलेशन बिटवीन। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल जो मैकेनिक्स है यह जो है कि किसके बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर्स ऑफ द सिस्टम, ऑप्शन बी माइक्रोस्कोपिक एंड मेसोस्कोपिक बिहेवियर ऑफ द सिस्टम, एंड ऑप्शन सी है मेसोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर्स ऑफ द सिस्टम, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है एक ऐसा मैकेनिक्स है जो कि माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर्स जो होते हैं सिस्टम्स के उसके बीच में क्या करता है, रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। तो यहाँ पर जो माइक्रोस्कोपिक है, माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि उस सिस्टम का बल्क लेवल पर क्या प्रॉपर्टीज़ है, बिहेवियर है, उसको हम माइक्रोस्कोपिक बोलते हैं। और जो माइक्रोस्कोपिक होता है वो काफ़ी स्मॉल लेवल पर होता है जो कि एंगस्ट्रॉम या फिर फर्मी स्केल्स के आर्डर का जब सिस्टम की बात करते हैं तो वहाँ पर ये माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर की बात आती है। और दूसरा एक टर्म है मेसोस्कोपिक बिहेवियर। तो मेसोस्कोपिक बिहेवियर्स जो होता है ये जो कि माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर के बीच का ये इंटरमीडिएट पोर्शन होता है, वो इसकी जो है कि यहाँ पर बात की जाती है। यानी ये जो है कि ऑलमोस्ट फ्यू नैनोमीटर से फ्यू 100 नैनोमीटर्स की बीच की बात की जाती है। तो स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स जो है वो माइक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक बिहेवियर के बीच में रिलेशन इस्टेब्लिश करता है। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या है, राइट आंसर है। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, या फिर क्वांटम सी बोथ क्लासिकल स्टैटिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दी एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स एंड क्वांटम स्टैटिस्टिक्स। तो आनी ऑप्शन सी इसका जो है कि क्या है, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 3 क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स कंसिस्ट ऑफ। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है, इससे में क्या बिलोंग करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी है फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, या फिर है ऑप्शन डी ऑल द एबव। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमें क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स की बात पूछी जा रही है। क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स इसमें से कौन सा होता है या फिर सारे होते हैं, ये हमें बताना है। तो जो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स होता है ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स को ही हम क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स आती है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 क्वांटम स्टैटिस्टिक्स इंक्लूड्स। तो क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में क्या आता है ये हमें बताना है। ऑप्शंस दिए हैं, ऑप्शन ए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स,
ऑप्शन सी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स, या फिर ऑप्शन डी है बोथ बी एंड सी, यानी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स। तो डियर स्टूडेंट, क्वांटम स्टैटिक्स में बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स एंड फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स दोनों आते हैं, यानी ऑप्शन डी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 5, ब्लैक बॉडी रेडिएशन आर बेस्ड। ब्लैक बॉडी रेडिएशन किस पर बेस्ड है? ऑप्शन दिया हुआ, ऑप्शन ए क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन बी क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी, एंड ऑप्शन डी ए नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है इसका एक्सप्लेनेशन जो है कि फर्स्ट टाइम मैक्सवेल ने किया था, और इसका जो बेसिक आइडिया था वो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स पर आधारित था। तो इसका ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 6, ए गैस मॉलिक्यूल आर एटम इन ए कंटेनर इज ए सिस्टम। कौन सा सिस्टम होता है? वाइल द गैस इन द कंटेनर इज ए सिस्टम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि कोई भी गैस का मॉलिक्यूल लिया जाए या फिर एटम लिया जाए, कंटेनर में रखा गया, तो कौन सा सिस्टम फॉर्म करता है, और जबकि गैस जो है ओवरऑल जो गैस है वो कंटेनर में रखा हुआ है तो वो कौन सा सिस्टम फॉर्म करेगा। तो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जो फर्स्ट ब्लैंक स्पेस वहाँ पर आएगा, ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग माइक्रोस्कोपिक, या फिर सेकेंड ऑप्शन में आएगा माइक्रोस्कोपिक, ऑप्शन बी है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक, ऑप्शन सी है माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। तो इसके अकॉर्डिंग जो है, पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग कि गैस मॉलिक्यूल्स या एटम जो है कि कंटेनर में रखा गया तो माइक्रोस्कोपिक होगा, और गैस जो है कि कंटेनर में है तो वो माइक्रोस्कोपिक होगा। या फिर ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग गैस मॉलिक्यूल जो है कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बनाएगा और गैस जो है कि मैक्रोस्कोपिक बनाएगा। या फिर जो है कि ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग जो है कि गैस के मॉलिक्यूल्स और गैस जो है ये दोनों ही माइक्रोस्कोपिक बनाएंगे, या फिर गैस के मॉलिक्यूल्स या फिर गैस जो है कि वो माइक्रोस्कोपिक सिस्टम बनाएंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें जो राइट आंसर होगा ये होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, यानी कि जो गैस है एक गैस मॉलिक्यूल या एटम इन द कंटेनर इज ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम, वाइल द गैस इन द कंटेनर इज ए माइक्रोस्कोपिक सिस्टम। तो यहाँ पर देखा जाए तो गैस इंडिविजुअल गैस मॉलिक्यूल या एटम की बात की जाए तो वो काफ़ी स्मॉल साइज में होता है, तो उसको जो है कि माइक्रोस्कोपिक सिस्टम में इंक्लूड करेंगे। और गैस ओवरऑल जो गैस है पूरा गैस सिस्टम जो दिया जा रहा कंटेनर के अंदर, तो कंटेनर का जो साइज होगा वो काफ़ी बड़ा साइज होगा, वो बल्क साइज में आएगा। तो गैस जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइक्रोस्कोपिक हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 7, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड टू। यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स जो है कहाँ पर अप्लाई की जाती है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स, ऑप्शन बी डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, या फिर ऑप्शन डी ए नन ऑफ दिस। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है किस में अप्लाई कर सकते हैं, इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के लिए या फिर डिस्टिंग्विशिबल के लिए या फिर दोनों के लिए। तो ये जो है मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, ये जो है कि क्लासिकल पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है, या फिर हम कह सकते हैं ये जो है कि क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स है। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स में जो पार्टिकल्स होते हैं वो डिस्टिंग्विशिबल होते हैं, उनको हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, यानी ऑप्शन बी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। जो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स है वो डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड टू।
तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स किसके लिए अप्लाई होता है? ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स, ऑप्शन बी डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स, ऑप्शन सी बोथ एंड बी, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स किस तरह के पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है। तो बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स में आता है, और क्वांटम स्टैटिस्टिक्स जो है कि क्वांटम पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल है, और क्वांटम पार्टिकल्स जो है कि डिस्टिंग्विशिबल नहीं होते हैं, यानी बोस आइंस्टीन स्टैटिस्टिक्स जो है कि इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है कि इसका क्या है? राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 9, फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स इज अप्लाइड टू। तो फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक कहाँ अप्लाई होती है? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए डिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स, ऑप्शन बी है इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स, ऑप्शन सी है बोथ एंड बी, यहाँ पर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर भी फर्मी डिराक स्टैटिस्टिक्स जो है कि क्वांटम स्टैटिस्टिक्स है, तो ये भी जो है कि इनडिस्टिंग्विशिबल पार्टिकल्स के लिए एप्लीकेबल होंगे, यानी ऑप्शन बी जो है यहाँ पर राइट आंसर होगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 10, डिफरेंट अरेंजमेंट्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स करस्पॉन्डिंग टू ए सिंगल माइक्रोस्टेट इज कॉल्ड। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक सिंगल माइक्रोस्टेट के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट अरेंजमेंट्स जो होते हैं माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑप्शन ए मैक्रोस्टेट, या फिर ऑप्शन बी है माइक्रोस्टेट, ऑप्शन सी मेसोस्कोपिक स्टेट, या ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो है कि एक सिंगल पार्टिकुलर माइक्रोस्टेट है, उसमें जो है कि डिफरेंट माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स का अरेंजमेंट है, तो इससे जो स्टेट्स बनते हैं उसको हम लोग जो है कि माइक्रो स्टेट्स बोलते हैं, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 11, द माइक्रो स्टेट्स विच आर अलाउड अंडर ए गिवन रिस्ट्रिक्शन आर कॉल्ड। तो यहाँ कहा जा रहा है कि माइक्रो स्टेट्स जो कि अलाउड होते हैं एक पार्टिकुलर विथ पार्टिकुलर रिस्ट्रिक्शंस के साथ, उसे हम क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स, ऑप्शन बी है एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स, ऑप्शन सी है नॉन एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स, या फिर ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो माइक्रोस्टेट्स हैं अलाउड माइक्रोस्टेट जो कि विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शन, इसको जो है कि हम एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन ए जो होगा वो क्या होगा? राइट आंसर होगा। तो यहाँ माइक्रो स्टेट्स है तो ये एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स हो जाएगा। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 12, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ऑल एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल माइक्रोस्टेट आर नॉट इक्वली प्रोबेबल। ऑप्शन बी है ऑल एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल माइक्रोस्टेट आर इक्वली प्रोबेबल, या ऑप्शन सी है ऑल नॉन एसेसिबल माइक्रोस्टेट करस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आर नॉट इक्वली प्रोबेबल, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है या फिर कोई भी सही नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए जो भी माइक्रोस्टेट्स होते हैं एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स, वे जो हैं कि सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वली प्रोबेबल होते हैं। तो ये ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा? राइट आंसर होगा, यानी ऑल एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स करस्पॉन्डिंग टू पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स आर इक्वली प्रोबेबल। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 13, फेज स्पेस इज। फेज स्पेस क्या होता है? ऑप्शन से ऑप्शन ए कॉम्बिनेशन ऑफ पोजीशन स्पेस, ऑप्शन बी ए कॉम्बिनेशन ऑफ मोमेंटम स्पेस,
ऑप्शन सी ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस, ऑप्शन डी ए नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, फेज स्पेस जो होता है इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट्स और मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स दोनों इसमें कंबाइन किए जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन सी है वो क्या होगा, राइट आंसर होगा, यानी फेज स्पेस इज कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ पोजीशन एंड मोमेंटम स्पेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 14, फेज स्पेस इज ए। फेज स्पेस जो है कि क्या होता है, इज ए क्या है ये, ऑप्शंस दिए, ऑप्शन ए 2 डायमेंशनल स्पेस ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, ऑप्शन बी ए 4 डायमेंशनल स्पेस ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, ऑप्शन सी ए 6 डायमेंशनल स्पेस ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, या फिर ऑप्शन डी ए 8 डायमेंशनल स्पेस ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेज स्पेस जो है कि वो किस तरह, कौन से डायमेंशन का ये जो है कि स्पेस है, फेज स्पेस। तो इसमें जो फेज स्पेस होता है इसमें पोजीशन कोऑर्डिनेट और मोमेंटम कोऑर्डिनेट दोनों कंबाइन किए जाते हैं। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स जो होते हैं वो 3 हो गए, एक्स वाई जेड, और मोमेंटम जो है कि 3 हो गए, एक्स कंपोनेंट मोमेंटम का, वाई कंपोनेंट एंड जेड कंपोनेंट। तो इन दोनों को मिलाया जाए यानी पोजीशन कंपोनेंट्स और मोमेंटम कंपोनेंट्स को, तो वे 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो जो फेज स्पेस होगा वो क्या होगा, 6 डायमेंशनल स्पेस ऑफ पोजीशन एंड मोमेंटम, यानी ऑप्शन सी इसका जो है कि राइट आंसर। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 15, अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस इज गिवन बाई वेयर एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट। यहाँ कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा किसी फेज स्पेस में उसकी वैल्यू क्या होगी, ये हमें बताना है। ऑप्शंस है, ऑप्शन ए एच स्क्वायर, ऑप्शन बी एच की पावर 3, ऑप्शन सी एच की पावर 4, या ऑप्शन डी एच की पावर 6। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट जो होता है इन फेज स्पेस वो होता है डी एक्स डी वाई डी जेड, फिर इसमें होता है इंटू डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, यानी एक्स के पोजीशन स्पेस के तीनों कंपोनेंट्स और मोमेंटम के तीनों कंपोनेंट्स का मल्टीपुल। तो यहाँ से हम डी एक्स और डी पी एक्स को एक साथ लिखें, डी वाई और पी डी वाई को एक साथ लिखें, इसके बाद इसी तरह से डी जेड पी जी डी जेड को एक साथ लिखें। तो अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के कारण इसकी जो वैल्यू होगी वो एच होगी, इसकी वैल्यू भी क्या होगी, एच होगी, और इसकी वैल्यू क्या होगी, एच होगी। तो ये आ जाएगा एच की पावर 3। तो फिर स्पेस में जो वॉल्यूम एलिमेंट होगा वो क्या होगा, एच की पावर 3, यानी ऑप्शन बी जो होगा ये क्या होगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, द फेज स्पेस ट्रेजेक्ट्री ऑफ ए हार्मोनिक ऑसिलेटर रिप्रेजेंट्स। यहाँ पर कहा जा रहा है कि फेज स्पेस की जो ट्रेजेक्ट्री होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए वो क्या रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए सर्किल, ऑप्शन बी पैराबोला, ऑप्शन सी इलिप्स, या फिर ऑप्शन डी है स्ट्रेट लाइन। तो डियर स्टूडेंट्स, जो फेज स्पेस ट्रेजेक्टरी होती है हार्मोनिक ऑसिलेटर का वो जो है कि इलिप्स को रिप्रेजेंट करता है, यानी ऑप्शन सी इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 17, द फेज स्पेस अवेलेबल टू हार्मोनिक ऑसिलेटर हैविंग एनर्जी बिटवीन 0 एंड ई इज गिवन बाय। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो अवेलेबल फेज स्पेस होता है हार्मोनिक ऑसिलेटर्स के लिए इसकी एनर्जी 0 एंड ई के बीच में होती है, उस कितनी होती है ये हमें बताना है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए 2 पाई ई अंडर रूट एम अपान के, ऑप्शन बी है 2 पाई अंडर रूट एम अपान के इंटू डेल ई, ऑप्शन सी है पाई ई अंडर रूट एम अपान के, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो डियर स्टूडेंट्स, अवेलेबल फेज स्पेस जो कि इन द एनर्जी बिटवीन 0 एंड ई जो है ये दिया जाता है 2 पाई ई
इंटू m/k की पावर 1/2 या फिर √m/k लिख सकते हैं। तो यह जो है कि जब एनर्जी 0 से E के बीच में होता है तो यह जो अवेलेबल फेज स्पेस है ये हो जाता है 2πe √m/k, जो कि ऑप्शन ए है। और यही जो है कि एनर्जी जब E एंड E प्लस डेल E के बीच में होता है तो यही अवेलेबल स्पेस क्या जाता है 2π √m/k हो जाता है इंटू डेल E हो जाता है, इंटू डेल E इसमें आ जाता है। यहाँ E की जगह क्या आ जाएगा फिर डेल E हो जाता है। यहाँ पर m जो है कि मास ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर है, k जो है कि स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो यह ऑप्शन ए जो है 0 से E एनर्जी के बीच में यह अवेलेबल स्पेस है, और यह जो ऑप्शन बी है यह E एंड E प्लस डेल E के बीच का यह अवेलेबल फेज स्पेस है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 17 ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, द वॉल्यूम एलिमेंट डेल टाउ इन फेज स्पेस इज गिवन बाई। यहाँ पर वॉल्यूम एलिमेंट फेज स्पेस में क्या होगा ये बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए 2π इंटू 2m⁻³ इंटू एप्सिलॉन की पावर 1/2 इंटू डी एप्सिलॉन। ऑप्शन बी है 2π इंटू 2m⁻1/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 इंटू डी एप्सिलॉन। ऑप्शन सी है 2π भी इंटू 2m⁻3/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 इंटू डी एप्सिलॉन। ऑप्शन डी है 2π भी इंटू 2m⁻1/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 इंटू डी एप्सिलॉन। ये ऑप्शन है, इसमें से हमें बताना है कि वॉल्यूम एलिमेंट का एग्जैक्ट एक्सप्रेशन क्या है। तो डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम एलिमेंट इन फेज स्पेस जो होता है डी टाउ ये होता है 2π भी इंटू 2m⁻3/2 एप्सिलॉन की पावर 1/2 इंटू डी एप्सिलॉन होता है। वेयर भी जो है ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ ऑर्डिनरी स्पेस यानी dx dy dz का इंटीग्रल ले लेंगे, या फिर टोटल जो वॉल्यूम आएगा पोजीशन स्पेस का वो है v। m जो है यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल है, और एप्सिलॉन जो है कि ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ दी पार्टिकल की ये काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ से देखा जाए तो ये जो ऑप्शन सी है ये क्या है, मैच कर रहा है, यानी ऑप्शन सी जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। वॉल्यूम एलिमेंट जो होगा 2π भी इंटू 2m⁻3/2 इंटू एप्सिलॉन की पावर 1/2 इंटू डी एप्सिलॉन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 19, द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स इन फेज स्पेस फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज। तो यहाँ पर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितने होंगे फेज स्पेस में, ये हमें बताना है। ऑप्शन से ऑप्शन ए E/h², ऑप्शन बी है E/h, ऑप्शन सी है h²/e एंड ऑप्शन डी है h/e। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स होते हैं इन फेज स्पेस फॉर वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर ये होता है E/h²। यहाँ पर एच क्या है, प्लांक कांस्टेंट, न्यू जो है फ्रिक्वेंसी ऑफ हार्मोनिक ऑसिलेटर, ई जो है कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर। तो यहाँ पर ई जो है टोटल एनर्जी ऑफ ऑसिलेटर है, और यहाँ पर h² जो है ये एक सिंगल ऑसिलेटर का एनर्जी है। तो ये टोटल एनर्जी अपान सिंगल हार्मोनिक ऑसिलेटर की एनर्जी। तो इससे जो है कि टोटल कितनी इसमें एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स है ये हमें यहाँ से पता चल जाता है। यानी ऑप्शन ए जो होगा इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा E/h²। क्वेश्चन 20, द नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स इन फेज स्पेस फॉर 3 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल इज। तो यहाँ पर कहा जा रहा है नंबर ऑफ एसेसिबल स्टेट्स कितने होंगे इन फेज स्पेस फॉर 3 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल। 3 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल के लिए नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स कितने होंगे ये हमें बताने हैं। ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए 4π/3h³ इंटू 2m⁻1/2, ऑप्शन बी है 4π भी
अपॉन 3h पावर 3 इंटू 2m e की पावर 3/2। ऑप्शन सी है 4 पाई अपॉन 3h पावर 3 इंटू 2m e की पावर 1/2। ऑप्शन डी है 4 पाई अपॉन 3h की पावर 3 इंटू 2m e की पावर 3/2। तो डियर स्टूडेंट्स, जो नंबर ऑफ एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स होते हैं इन फेज स्पेस फॉर 3 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल्स वो होता है 4 पाई v अपॉन 3h की पावर 3 इंटू 2m e के पावर 3/2। यहाँ पर v जो है वॉल्यूम ऑफ ऑर्डिनरी स्पेस यानी पोजीशन स्पेस में जो वॉल्यूम होता है वो v है। h के पावर 3 जो है ये वॉल्यूम ऑफ फेज सेल, एक सिंगल फेज सेल का जो वॉल्यूम है वो है h की पावर 3। m जो है मास ऑफ द पार्टिकल, e जो है कि एनर्जी ऑफ द पार्टिकल। यहाँ पर यह फ्री पार्टिकल्स की बात हो रही है तो ये टोटल जो एनर्जी है ये क्या है, टोटल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी जो है फ्री पार्टिकल्स का 0 होता है। तो इसके अकॉर्डिंग जो ऑप्शन बी है ये क्या है, राइट आंसर है। जो एसेसिबल माइक्रोस्टेट्स होगा 3 डायमेंशनल फ्री पार्टिकल्स के लिए वो होगा 4 पाई v अपॉन 3h की पावर 3 इंटू 2m e की पावर 3/2। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस किया। तो आई होप ये सीरीज आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक पर डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, नमस्कार।